Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है अराउंड द वर्ल्ड के सीरीज पे। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम जो लास्ट वीक में जियोपॉलिटिक्स में अपडेट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। तो एज यूजुअल आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। कोई भी डाउट हो ये पीपीटी के बारे में या कोई भी चीज पे आप मुझसे बात कर सकते हो, दोनों ही चैनल्स पे। टेलीग्राम इज माई आई एम मोर कंफर्टेबल विद इट, लेट मी पुट दिस वे। आते हैं चलिए पहले न्यूज में कि चाइना ने जो एनुअल 2 सेशंस होती हैं उनको कंप्लीट किया है 2025 के साल के लिए। ये बहुत ही मोमेंटस इवेंट रहता है। क्योंकि ये जो 2 मीटिंग्स होती हैं ये 2 लेवल पे होती है। एक होता है एट दी चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस CPPCC में, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है। हम आते हैं उस पर भी क्या है एग्जैक्टली। और एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो बेसिकली लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब क्या होता क्या है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की CPC जिसे कहा जाता है, वो जिस तरीके से फंक्शन करती है कि एक हो जाता है ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है। हर रीजन में, हर गांव में उनके मेंबर्स हैं। यहां तक कहा जाता है कि चाइना में हर तीसरा इंसान एक्चुअली में कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। अब एट द ग्रास विलेज लेवल पे क्या होता है कि भाई ये जो मेंबर्स होते हैं ये विलेज लेवल के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व करती हैं। उनके जो दिक्कतें होती हैं वो आगे जो भी एडवाइजरी ब्लॉक में है उनको पहले फॉरवर्ड कर देती हैं। अब ये जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनको क्या है कि आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे दिक्कत आती है, अब उनको बताया जाता है। सेकंड चीज है कि नरेटिव सेट किया जाता है। नरेटिव क्या मतलब होता है, आपको पता ही होगा कि पूरे सोशल मीडिया में प्रॉब्लम यही है, चल रहा है, या नरेटिव जो चल रहा है ये है कि भाई इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा है चाइना का करेंसी फॉल कर रहा है, जिसके वजह से देयर आर इश्यूज जो चाइना डोमेस्टिकली फेस भी कर रहा है, साथ में एक्सटर्नली भी डाउट होने लगा है। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो ये धमकी आया है कि टैरिफ्स का, उसके लिए भी एक डर तो बैठ ही गया है कि कैसे होगा, क्या रिसेशन हिट करने वाला है, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इसी चीज को डील करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव आगे बढ़ाने के लिए ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सेशंस में बातचीत की जाएगी, नरेटिव दिया जाएगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब इसको चैलेंज करने के लिए तो कोई ऑपोजिशन पार्टी है नहीं, एक ही पार्टी है, तो ये लोग सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे और ये जाके जो मेंबर्स हैं वो अपने रीजन में ग्रास रूट लेवल पे जाके ये डिस्कस करेंगे। सो इट विल ऑल हैपन एट द नेशनल लेवल एंड देन गो टुवर्ड्स द ग्रास रूट लेवल। द नरेटिव सेटिंग हैपेंस लाइक दैट, राइट। तो ये 2 सेशंस का हमेशा से काम रहता है। और ये जो 2 सेशंस है जिसे लियांगुई कहा जाता है, इसको पूरे वर्ल्ड के जो मीडिया लोग होते हैं वो सब देखते हैं, सुनते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि एक चीज समझ में आता है कि क्या चाइना खुद के लोगों को कह रहा है और उनकी जो पॉलिसीज होने वाले हैं 2025 के लिए वो किस दिशा में जाने वाली है, राइट। तो इस साल अगेन नो सरप्राइजेस देयर, इकोनॉमिक गोल्स पे ही बातचीत हुई है। एंड जो 2 लेवल्स पे, दैट इज चाइनीज पीपल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस, जहां पे 169 मेंबर्स हैं, जो कि एक मल्टी पार्टी ऑर्गन कहा जाता है, कई सारे सेक्टर्स से इन्वॉल्व हैं, बट ये एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर है नहीं। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने बात किया कि भाई इकोनॉमिक गोल्स क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक सिचुएशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, दैट इज डोमेस्टिक मार्केट को कैसे इंप्रूव किया जाए ताकि कंजम्पशन इनसाइड चाइना हो एंड बाहर का जो एक्सटर्नल डिस्ट्रप्शन है उस पर इतना डिपेंडेंसी ना रहे। सेकेंड जो चीज हुआ है नेशनल पीपल्स कांग्रेस का, जो कि चाइना का नेशनल लेजिस्लेचर है एंड इट इज द हाईएस्ट ऑर्गन। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट वर्किंग पेपर को डिस्कस करते हुए आगे साल में क्या क्या पॉलिसीज लिए जाएंगे, क्या क्या लॉज होंगे, क्या क्या डायरेक्शंस होंगे, उन पे बात किया जाता है। तो NPC ने नोट किया है कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ लैक्स टीम, मैंने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो अभी डिपेंड नहीं कर पाएंगे, हमें जो करना है खुद पे करना, राइट। हमें डोमेस्टिक मार्केट को इंप्रूव करना है ताकि कंजम्पशन इंटरनल हो। अब डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए ना लगाए, इससे इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को। ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए फोकस किया जाए। तो जो एजेंडा दिया गया है वो बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन पे दिया गया है,
सेल rather than एक्सपोर्ट पे दिया गया है, एंड टू मेक इट शॉक प्रूफ। ठीक है ना, एक चीज यहां पे देखो कि हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ दैट, बट एक ट्रेंड जो बार बार आ रहा है कि चाहे आप यूएस, डोनाल्ड ट्रंप का मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या इंडिया का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, या चाइना का ये पर्टिकुलर पॉलिसी, यू विल सी दैट कंट्रीज आर बिकमिंग मोर एंड मोर इंसुलर। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमी, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज कंजम्पशन डोमेस्टिक, क्योंकि पहले जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बेनिफिट हो रहा था, आज के वर्ल्ड में इतने सारे क्राइसिस पॉइंट्स आने लगे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन जिसका पॉजिटिव टर्न था उसका भी नेगेटिव ओवरटर्न आने लगा है। इट इज डिस्टर्बिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। इसी वजह से कंट्रीज आर नाउ स्लोली बिकमिंग मोर एंड मोर सेल्फ रिलायंट रैदर देन डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। तो ये जो ट्रेंड है ये और बढ़ता रहेगा। ये पैंडेमिक से देखा गया है कि दिस इंटायर ट्रेंड हैज स्टार्टेड वेयर कंट्रीज आर नाउ थिंकिंग कि भाई हो गया, इतना डिपेंडेंसी सही नहीं है, अब खुद को स्ट्रांग करेंगे, क्योंकि खुद को स्ट्रांग करेंगे तो बाहर कुछ भी हो जाए वी आर स्टिल गोइंग टू ग्रो। ये जो ट्रेंड आ रहा है ये अक्रॉस द वर्ल्ड देखा जा रहा है, राइट? सो जस्ट वांटेड टू पॉइंट दैट आउट कि देयर इज अ चैलेंज टू ग्लोबलाइजेशन करेंटली दैट वी कैन सी अक्रॉस। नेक्स्ट न्यूज जो था हमारे प्रधानमंत्री का मॉरिशस विजिट को लेके था, जहां पे अगेन कई सारे अग्रीमेंट साइन किए गए हैं। एक है कि भाई इंडियाज कंटिन्यूड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू मॉरिशस, expansion of trade under the comprehensive economic cooperation and partnership agreement, implementation of new infrastructure projects, and enhanced security and maritime collaboration. India also reaffirmed its role as a first responder to Mauritius during crisis, particularly in response to natural disasters. The two also discussed Mauritius' strategic role in India's Sagar vision, security and growth for all in the region. अब इसी चीज को थोड़ा सा और हमें विस्तार से करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। जो सागर विजन है उसको और एक्सपैंड किया गया है, सागर 2.0 लेके आया गया है, विच इज ऑल्सो नोन एज महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ठीक है, ये महासागर क्या है? एक स्ट्रैटेजिक विजन का अगेन एक्सपेंशन है, जहां पे सिक्योरिटी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन अक्रॉस ग्लोबल साउथ। So it is no longer Indo-Pacific, it is no longer talking about just growth and security, is now talking about development cooperation, और सागर का जो बेसिक था प्लेटफॉर्म था उसको और एक्सपैंड किया गया है। 3 कोर पिलर्स बताए गए हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के। सो ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। ठीक है, अब पहले अगेन वी वर लिमिटिंग ourselves to Indo-Pacific, now India is showcasing its leadership role in the global south. चलिए फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव लेट अस डू अ कंपैरिजन ऑफ सागर पॉलिसी जो 2015 में हुआ है एंड महासागर जो 2025 में किया गया है। तो ज्योग्राफिकल स्कोप, लेट मी जस्ट मूव फ्रॉम द स्क्रीन ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो अगेन टेक अ स्क्रीनशॉट, कीप इट हैंडी। अब समझते हैं इसको। ज्योग्राफिक स्कोप क्या था? पहले सिर्फ इंडियन ओशन रीजन था, अब महासागर के अंडर पे सारे रीजन्स की बात की गई है। नाउ वी आर डीलिंग विद ग्लोबल साउथ, क्योंकि अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स हियर। पहले क्या था, इंडिया को एपेक में ज्वाइन नहीं करने दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि भाई पैसिफिक आइलैंड ओशन में इंडिया का क्या। तो अब इंडिया कह रहा है कि भाई अब मेरे को अलग कर सकते हो, हटा सकते हो, बट महासागर जो पॉलिसी है इट इज कट अक्रॉस ऑल ओशंस, कट अक्रॉस ऑल ज्योग्राफिकल रीजन्स, बिकॉज ग्लोबल साउथ को साथ में आना है। सो अगेन ग्लोबल साउथ को ये रेफर करता है। फोकस एरिया क्या था? सागर में आपका मैरिटाइम सिक्योरिटी, आपका इकोनॉमिक ट्रेड, ब्लू इकोनॉमी, ये सारी चीजें थी इन द फोकस एरिया। अब क्या आ रहा है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी वाली इशू तो है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, बट यहाँ पे आ रहा है आपका टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड कोऑपरेशन। सो दिस इज ऑल कमिंग इन महासागर। नेक्स्ट, पार्टनरशिप्स में अब धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा। अब सिर्फ लिटरल कंट्रीज ऑफ अफ्रीका नहीं रहने वाला, इंडियन ओशन नहीं रहने वाला है। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द ग्लोबल साउथ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जिनके साथ हमारा पार्टनरशिप होगा। देन यू हैव सिक्योरिटी एंड डिफेंस,
कोऑपरेशन एंटी पायरेसी को लेके होगा, मैरिटाइम रूल बेस्ड ऑर्डर के प्रोटेक्शन को लेके होगा, और ये सारी चीजें आप जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस के थ्रू में, साइबर सिक्योरिटी और कई सारी चीजों के थ्रू में आप डिफेंस कोऑपरेशन के तरफ मूव करोगे फ्रॉम सागर टू महासागर. अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल आपका सागर पॉलिसी के बेसिस पे आयोरा और बिम्स्टेक आया था. अब महासागर के ऊपर आपका जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ रहेगा वो समिट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. इसको एक अगेन इट विल बी दी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और मल्टीलैटरल समिट जो कि ये महासागर पॉलिसी को और बढ़ाएगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सागर एंड द महासागर पॉलिसी. एंड ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव दैट इट इज नॉट रिप्लेसिंग सागर, इट इज बिल्डिंग अपॉन द सागर पॉलिसी. अब महासागर इज बेसिकली अ ग्लोबल साउथ पॉलिसी. ठीक है. अभी भी सागर पॉलिसी तो रहेगा. It will still talk about the Indian Ocean, it will still talk about the security and growth of all in the region, but also to complement it, to expand it, we now have the Mahasagar. Replace नहीं किया गया है. Please understand that we have expanded the Sagar policy. Okay, let's come down to the next one, that is Canada's new Prime Minister. Again, important from the exam, not important from the exam perspective, क्योंकि अभी तक इलेक्शंस हुए नहीं है कनाडा में. कनाडा में इलेक्शंस इस साल एंड में होने वाले हैं. अभी भी लिबरल पार्टी इज इन पावर. अब वहां पे मार्क कार्ने हैज बेसिकली टेकन ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर. जस्टिन ट्रूडो इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर. एंड आते ही साथ उन्होंने पहले ही मीडिया एड्रेस में कहा है, वी विल नेवर इन एनी शेप और फॉर्म बी पार्ट ऑफ द यूएस. अब इंडिया स्पेसिफिक की बात की जाए तो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. Canada India relations, it is still a wait and watch situation. बट इलेक्शंस आने वाले हैं तो कोई मेजर डेवलपमेंट तो नहीं होने वाला. एक बार इलेक्शंस होने के बाद जो पार्टी पावर में आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि इंडिया कनाडा रिलेशंस कैसे शेप होने वाले हैं. आते हैं नेक्स्ट चाइना के ऊपर. चाइना हैज काइंड ऑफ स्टार्टेड behaving like a good boy of geopolitics. It is now meeting a lot of countries and bilateral dialogues and everything. तो लाओस, जिसे बैटरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कहा जाता है, उनके साथ बायलैटरल कोऑपरेशन को इंक्रीज स्ट्रेंथन करने की बात की गई है. एंड वही द होल मीटिंग वाज ऑल अबाउट कि भाई चाइना किस तरीके से इस रिलेशन को स्ट्रेंथन करेगा एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप एंड एवरीथिंग. तो दोनों को लेके बातचीत हुआ है. अगेन from the exam perspective not important, but geopolitics में important रहेगा because China is showcasing that it is building upon bilateral relations. Next, Pakistan has made this statement. Basically पाकिस्तान के जो president है उन्होंने कहा है कि CPEC remains central to our vision of connectivity. Obviously पाकिस्तान को CPEC ज़्यादा ज़रूरत हो रही है आज के दिन पे, क्योंकि CPEC बहुत डिले हो रहा है and China is losing patience. जिस तरीके से बलूचिस्तान में अभी इतना अपीवल चल रहा है, इट इज नाउ पुटिंग अ डाउट कि भाई क्या ग्वादर पोर्ट एक्चुअली में फंक्शनल हो जाएगा, सीपेक क्या फंक्शनल हो जाएगा और कितना सिक्योर रहने वाला है. सो देयर इज लॉट ऑफ डाउट्स हैपनिंग ऑन द feasibility of CPEC. So these kind of statements will definitely come in, and this is going to be the kind of strength showing that Pakistan will come with कि भाई हमें चाहिए होगा, we are going to do everything to protect this. And it is crucial for us and all of that. China is in a wait and watch situation currently because it doesn't know कि भाई हमने ट्रेड शुरू कर दिया उसके बाद अटैक हो गया तो हमारा ही लॉस है. So at this point of time, China will be playing it very safe. Will wait for a time till the internal disturbances of Pakistan quieten down. Next जो था China, Russia and Iran. They have come together to discuss Iran का जो न्यूक्लियर डील है. विल ईरान बिकम न्यूक्लियर और नॉट, और विल इट साइन अ न्यूक्लियर डील और नॉट, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज. इसके लिए थोड़ा सा प्रिकर्सर पे आते हैं. प्रिकर्सर ये था कि लास्ट वीक एक लेटर गया था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस से टू द इरानियन आयतुल्ला, एंड वहां पे उनको बोला गया था कि भाई लेट्स कम एंड मीट एंड हैव अ न्यूक्लियर डील. Now, based on the letter, आयतुल्ला ने कहा कि भाई हमें कोई डील नहीं करना है. The way you guys walked out of the previous deal, क्योंकि आपको याद होगा जो डील साइन किया गया था वो बराक ओबामा के प्रेसिडेंसी के समय था, एंड उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये डील तो बहुत फेवरेबल है, ये सही नहीं है, एंड ही वॉकड आउट ऑफ द डील.
अब आयतुल्ला का कहना है कि भाई हम ये गलती नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ट्रस्ट US again to have a nuclear deal, especially the way US is supporting Israel in the Israel-Gaza war. इसलिए the Iranians are not showing so much interest for the US nuclear deal. On the other hand, China has been talking about helping Iran become nuclear. And उसके लिए रशिया का सपोर्ट लिया है. And Russia and China are now saying कि भाई अगर ईरान को न्यूक्लियर बनना है to balance power, we can think about it, we can talk about it. And it has said that कि भाई for peaceful purposes Iran can become a nuclear energy country, right? So इसी वजह से they have said that they will host delegates the closed door session at the UNSC, and the idea is कि भाई US जो नहीं कर पाया हम करके दिखाएंगे. थोड़ा सा डायनामिक समझेंगे यहाँ पे. एक तरफ आता है कि हाँ भाई रशिया चाइना को फायदा है अगर ईरान न्यूक्लियर बन जाता है, क्योंकि आपका देयर विल बी अ बैलेंस इन द रीजन. ऑन द अदर हैंड, इफ Russia is looking for a favorable deal to end the Ukraine-Russia crisis, Russia will not try to antagonize US right now by giving weapons to Iran. राइट, पुतिन विल नॉट कि भाई एक तरफ हम यूएस के साथ एक अच्छा डील कर रहे हैं यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए, उसके बाद यूएस के इंटरेस्ट के खिलाफ ही जा रहे हैं ईरान को न्यूक्लियर डील देने के लिए. इंस्टेड रशिया विल पुश फॉर अ बेटर डील इन यूक्रेन बिकॉज दैट इज डायरेक्ट स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट, एंड ईरान को अगेन कुछ छोटा मोटा देके अगेन वेट पे डाल देंगे रशिया. रशिया इज नॉट गोइंग टू गो इनटू अ कंप्लीट सपोर्ट ऑफ ईरान. बल्कि देखा जाए तो चाइना इज रेडी टू डू दैट, बट इवन चाइना विल हीड टू व्हाट रशिया इज गोइंग टू से, बिकॉज ओपनली ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी का सपोर्ट देना विल मेक इट अ प्रॉब्लम, स्पेशली इन द करंट सिनेरियो. सो ऑल ऑफ दिस इज अगेन सिग्नलिंग कि भाई ईरान पे जो यूएस प्रेशर डाल रहा है वो सही नहीं है. बट विल ईरान बिकम न्यूक्लियर? नाउ दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर, एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डजंट लुक लाइक इट. Next, let's come down to a joint naval drill by the three players. अभी जो discuss कर रहे हैं China, Russia and Iran. They basically did the entire drill near the Strait of Hormuz. यहाँ पे Hormuz का Strait is the choke point of the Persian Gulf. Right here they had it, and ये maritime drill था, and again very very crucial. Why? Because this is where your crude oil trade is dominant. तो यहाँ पे अगर कल ब्लॉकेड होता है तो दिक्कतें आएंगी. So that is the reason why this particular area has, there was a lot of GPS study and everything जहाँ पे देखा गया था जब ये ड्रिल हो रहा था, ब्रिटिश का जो मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर है कहा था कि भाई जहाँ पे GPS इंटरफेरेंस हो रहा है, GPS जैमिंग की गई है, which basically indicates that there was something happening in the Strait of Hormuz. ठीक है. So this is again, countries are slightly being worried about these three countries coming together and doing these drills while they're talking about helping Iran becoming a nuclear country. ठीक है. तो ये सब चला है last week. उसके अलावा सिंगापुर ने इंडिकेट किया है that they want to buy more submarines, drones, and बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्पीच था, and that's the reason why I have put this news here. They have not said किससे खरीदना है और कितना खरीदना है. What they have said is कि भाई आज के दिन पे किसी कंट्री को किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. लुक एट साउथ कोरिया. एक समय था जब साउथ कोरिया आंख बंद करके यूएस पे डिपेंड कर सकता था, बट आज के दिन में नॉर्थ कोरिया इज गोइंग यूजिंग मोर एंड मोर वेपन्स, एंड यूएस व्हिच इज सपोज्ड टू बी द अलाई ऑफ साउथ कोरिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग. Instead is in a mood to talk to North Korea. So at this point of time, depending on a country for their security is foolhardiness. अब अगर खुद ही खरीदना है तो लेट्स बाय प्रॉपर ड्रोन्स एंड वेपन सिस्टम, ताकि किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े. एंड जब हमें पता है, again very interestingly, Singapore has pointed out that we are living at a point, एक geographical location जहाँ पे कभी भी war हो सकता है. It's highly militarized, so it is better to be more and more ready rather than wait for a time that we start looking for options. ये जो सोच है ये क्लियर कट दिखा रहा है वो यूरोप के मेंटालिटी को कि भाई यूरोप इतने साल से यूएस पे डिपेंडेंट था, और आज देखो यूरोप खुद ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है दैट इट इज लिटरली बेगिंग यूएस फॉर वेपन्स, एंड खुद वो सोच रहा है कि भैया हमें खुद पे डिपेंड करना है ना कि यूएस पे.
सिमिलरली सिंगापुर का भी यही इंडिकेशन है, भाई किसी और पे हमें डिपेंड नहीं करना है, यूएस छोड़ दो, हमें खुद ड्रोन्स और वेपन्स खरीदने पड़ेंगे, वी रियली नीड टू बी रेडी, ताकि अगर कल जरूरत पड़े तो किसी और के पास ना जाना पड़े. नाउ दिस बेसिकली मीन्स दैट देयर विल बी अ बूम ऑफ आर्म्स रेस राइट नाउ. Across the world, countries are going to buy weapons and weapons and weapons. आर्म्स रेस का मतलब ये 3 चीज होगा. एक ये होने वाला है कि भाई पूरा जो बजट जो एजुकेशन या लाइफ इंप्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड्स के लिए यूज होता है वो डाइवर्ट हो जाएगा डिफेंस बजट में. दूसरा चीज जो होने वाला है कि इनसिक्योरिटी ज्यादा पैदा हो जाएगी अभी, बिकॉज नाउ इफ सिंगापुर इज बाइंग ऑल दिस, अदर कंट्रीज विल स्टार्ट सस्पेक्टिंग, स्पेशली मलेशिया जिसके साथ इतना अच्छा रिलेशन तो है नहीं, तो मलेशिया विल स्टार्ट लुकिंग इनटू ऑप्शंस कि क्या किया जाए. इसके साथ साथ एक और आर्म्स रेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा, एंड दिस विल अगेन लीड टू मोर एंड मोर इनसिक्योरिटी इन द रीजन. एंड तीसरा चीज जो आर्म्स रेस के साथ होता है कि भाई जब इनसिक्योरिटी आती है, चांसेस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिकम्स मोर एंड मोर ऑब्वियस. एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से देयर कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट. नाउ ऑल ऑफ दिस लीड्स टू द प्रॉफिट ऑफ वन एंटिटी, नॉट अ कंट्री बट एंटिटी पे आता है, जो कि आपका मिलिट्री इंडस्ट्रीज होती हैं. अक्रॉस द वर्ल्ड यूएस डोमिनेट्स, बट यूएस के अलावा फ्रांस हो जाए, जर्मनी हो जाए, रशिया हो जाए, आज के दिन में इंडिया भी आर्म्स इंडस्ट्री में आ चुका है, आर्म्स मार्केट में आ चुका है. दे आर गोइंग टू सी द बूम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड, आर्म्स रेस का जो ट्रेंड है. अब ये जो ट्रेंड रहेगा, इट इज गोइंग टू डिस्टेबलाइज द जियोपॉलिटिक्स इन द नियर फ्यूचर. जितना वेपन्स will be sold and every country is going to hoard, there will be again tumultuous times coming ahead. So that is about Singapore, jahan pe they have talked about transforming the Singapore armed forces into a next generation defense by 2040. Okay, next news, Balochistan Liberation Army hijacks the Jafar Express in Balochistan. इसके बारे में तो पूरा news, you would have read about it, what happened, how it happened. Many supported it, many did not support it, saw it as a terrorist activity, many saw it as a liberation activity. Now, regardless of which side you are in, there was collateral damage. So basically, the Balochistan Liberation Army hijacked a train. They killed the driver, and they basically got everyone in the train as hostages. Then the Pakistani army kind of came in to rescue. उसमें बहुत सारे लोगों का जान गया है, and the rescue operation as such was done. But yes, there were a number of people who died or neutralized. The numbers released are very few, but we know that ऐसे ऑपरेशन में ज़्यादा जान जाती है, राइट. अब इससे एक चीज़ हाईलाइट हो चुका है कि भाई बलूचिस्तान के इशू के बारे में, एंड सेकेंडली जो हम ये छुटपुट चीज़ें पढ़ रहे थे ना, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, दैट क्यों इसके वजह से सीपेक नहीं स्टार्ट हो रहा है. अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ पीपल हैव रियलाइज दैट देयर इज अ डिमांड फॉर अ सेपरेट बलूचिस्तान, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद what happened with CPEC and how Pakistan basically gave access to China without taking in the rights of the indigenous people. So all of this basically has highlighted the Baluchi issue across the world. ठीक है, एंड यही एजेंडा था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का. ये चाहते थे कि भाई ये जो चल रही है, ये सिंपल बात सिर्फ पाकिस्तान तक ना रहे, ये पूरे विश्व में जाए. ये चीज इंडिया ने भी पहले यूएन में किया था, जहां पे जाके वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द बलूची पीपल, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज causing a lot of human rights violation in Balochistan, but again nobody paid heed to it. But with this particular act, again you can support it or you can criticize it, regardless of the thing, people are discussing it. People are now trying to understand what is the Baluchi issue and what is this area of Balochistan fighting for. ठीक है, तो इसीलिए this is happening. एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि क्या बलूचिस्तान होगा या देयर विल बी सम सेशनिस्ट मूवमेंट in Pakistan. Now that is something that we have to see going ahead. वो तो बात की बात है, बट अगेन डिस्कशन तो शुरू हो चुका है, लोगों को पता तो चल गया कि क्या हो रहा था, पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही थी बलूचिस्तान में. और ये जो सीपेक का जो इतना ये हो रहा था, ग्वादर पोर्ट आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब तो रियलाइजेशन आने लगा है. एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट द फैक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इट अक्रॉस द वर्ल्ड, मीडिया इज रिपोर्टिंग इट, दैट इज इम्पोर्टेंट. Okay,
नेक्स्ट वी कम डाउन टू, ऑलरेडी हमने ये बात किया हुआ था कि आयतुल्ला ने ये ऑलरेडी बोल दिया कि हमें कोई निगोशिएशंस नहीं करने, यूएस का कोई हमें भरोसा नहीं है। तो खमेनी ने ऑलरेडी बोला है कि भाई ट्रम्प का जो विड्रॉल था 2015 न्यूक्लियर डील से, he doesn't have, because of that he doesn't have any faith in the current presidency of US, and he has said कि हमें नहीं बात करनी है at this point of time. Okay, next we come down to border negotiations between Israel and Lebanon. Again, UN ने मीडिएट करने के बाद आज के दिन में इजराइल और लेबनान दे हैव कम टुगेदर टू स्टार्ट बॉर्डर टॉक्स, ताकि जो भी प्रॉब्लम एरियाज हैं, बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। अब क्या है ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक होगा कि भाई ये जो ब्लू लाइन स्टेटस है, ब्लू लाइन क्या है? इट्स बेसिकली अ सीज फायर लाइन जो कि यूएन ने डिक्लेयर किया था टू अवॉइड द वॉर एस्केलेटिंग। नाउ यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ यूएन पीस कीपिंग फोर्स, द यूएन यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, यूनिफिल जिसे कहा जाता है। अब इसी चीज को क्या किया जाए, क्योंकि पीस कीपिंग मिशन तो हमेशा रहेगा नहीं, तो इसीलिए ब्लू लाइन पे डिस्कशन होगा। उसके अलावा जो एरियाज इजराइल ने अभी ऑक्यूपाई किया है रिसेंटली टू फाइट अगेंस्ट हिजबुल्लाह, उसका क्या होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्प्यूटेड एरियाज हैं या जो लेबनीज सिटीजन्स हैव बीन डिटेन्ड बाय इजराइल, उनका क्या स्टेटस रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए दे हैव स्टार्टेड विथ वर्किंग ग्रुप्स, ताकि डिस्कशन शुरू किया जाए। और ये हुआ है यूएन मीडिएशन के बाद ही, right? Now this is again a good thing that's happening, because आज के दिन में हिजबुल्लाह is अभी काफी diminished हालत में है, leadership is all gone right now, Iran is on the back foot. This is the right time for Israel and Lebanon to actually solve their issues and have a good strong border, ताकि northern Israel is safe. And then, you know, when that is solved, Lebanon will also see a very peaceful time ahead, because otherwise ये जो constant border skirmishes होता रहता है, it basically destroys agricultural land and leads to a lot of collateral damage on both the sides. So again, a peaceful move on this side happening in the northern side of Israel. Apart from that, France and Uzbekistan के बीच में meeting हुई थी, and they have talked about improving trade and economic relations. Now you will be wondering, why am I talking about this meeting? I just wanted to highlight that how Europe, especially being led by France, is taking steps to improve bilateral relations with countries जो कि पहले हम बात भी नहीं करते थे। ठीक है, सेंट्रल एशिया यूरोप के दिमाग में कभी था ही नहीं, वो लोग इंडो पैसिफिक तक पहुंच जाए बहुत बड़ी बात थी। बट आज के दिन पे देखोगे दे आर लुकिंग एट सेंट्रल एशिया, दे आर लुकिंग एट कंट्रीज जहां पे पहले वो लोग इग्नोर करते थे, because now they need to again move away from the umbrella of US and strengthen their own identity as a center of power. So now you will see all these meetings happening, strategic partnership का declaration, debt and all of this happening. यही example है जहां पे ये move दिखने लगा है। ठीक है, आते हैं next. EU to impose counter tariffs on the US to protect businesses. Now again, ये सिर्फ EU नहीं कर रहा है, ये आपके दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं, कनाडा भी कर रहा है, मेक्सिको ने भी बोला है, चाइना ने भी बोला है कि अगर यूएस ने टैरिफ्स इम्पोज किया है हम पे तो हम भी करेंगे, राइट? वी आर गोइंग टू पुट टैरिफ्स ऑन यूएस एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी स्केयर्ड बाय दिस टैरिफ वॉर। इससे अगर रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन होता है या जो भी होगा इम्पैक्ट, वो बात की बात है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू पुश फॉर एन, अगेन कोई भी टैरिफ आएगा तो जवाब हम जरूर देंगे। तो यूरोपियन कमीशन ने भी कहा है कि जो 25% का टैरिफ लगाया है स्टील एंड एल्यूमिनियम जो एक्सपोर्टेड बाय द EU है, ये इसके रिटेलिएशन में यूरोपियन यूनियन विल ऑल्सो इन्फोर्स टैरिफ्स अगेंस्ट द US अप्रैल महीने में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे हैव टॉक्ड अबाउट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट था वो यूक्रेन के बारे में था। आप सभी को पता ही है कि ओवल हाउस में जहां पे जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अलॉन्ग विद JD वांस जिस तरीके से लड़ाई हुआ, पूरा ग्लोब अगेन द वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि भाई कैसे ये हो गया। एक तरफ वी ऑलवेज टॉक अबाउट डिप्लोमेसी बीइंग द पिलर ऑफ जियोपॉलिटिक्स, और यहाँ पे एकदम लड़ रहे हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुआ था बिटवीन US एंड यूक्रेन, एंड वहाँ पे जाके द आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड कि यूक्रेन किस टर्म्स में
पीस के लिए रेडी होगा। तो वहां पे इंटरेस्टिंग सी बात है कि जेलेंस्की हैज अग्रीड फॉर अ 30-day सीज फायर अलॉन्ग विद रिज्यूमिंग द मिनरल डील विद यूएस, राइट। तो उन्होंने कहा है कि हाँ भाई हम 30-day सीज फायर के लिए राजी हैं अगर रशिया राजी हो जाए। एंड इस पर्टिकुलर मीटिंग के बाद इमीडिएटली यूएस ने एक ग्रुप भेज दिया था रशिया में। तो रशिया को सीज फायर से कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्म्स ऑफ सीज फायर से दिक्कत है, जिसके लिए दे हैव आस्क्ड फॉर अ मोर डिटेल्ड डिस्कशन ऑन इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। देयर इज अ मूव टूवर्ड्स अ डिक्लेरेशन ऑफ अ 30-day सीज फायर। अगर ये हो जाता है सो अगेन थिंग्स विल बी एट अ मोर पीसफुल लेवल। Kursk at this point of time is in Russia's hold. यूक्रेन इज ऑन द बैक फुट देखा जाए तो, बट इसी दौरान जो चीज हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज हैव कम टुगेदर फॉर अ कोलिशन ऑफ द विलिंग, जहां पे इनका क्लियर आइडिया है कि भाई यूक्रेन को वो कंटिन्यू करेंगे सपोर्ट करने में। सो द एंटायर गेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द रशिया यूक्रेन क्राइसिस इज एट अ पॉइंट जहां पे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स थ्रेट, मैं इंटरफेरेंस भी नहीं बोलूंगी, थ्रेट बोलूंगी, जिसके वजह से देयर इज अ इंक्लिनेशन दैट द सीज फायर कैन बी पुल्ड ऑफ। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। उसके अलावा जहां पे पूरा दुनिया देख रहा था कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, आर्मीनिया और अजरबैजान जो कि they have been fighting for some time now over Nagorno-Karabakh, लास्ट ईयर से लड़ रहे हैं, उसके बेसिस पे भी they have come to a peace deal। तो उन्होंने क्या किया है, दे हैव टॉक्ड अबाउट दिस नागार्नो काराबाख। ये एरिया को याद होगा कि अजरबैजान ने अटैक किया था, आर्मेनिया ने भी वॉर किया, बट यहाँ पे छोटा सा लाचिन कॉरिडोर था जिसके थ्रू ब्लॉक करके अजरबैजान ने नागार्नो काराबाख एरिया को अब अपना टेरिटरी बता दिया है। ठीक है, सो देयर इज नो मोर ऑफ दिस नागार्नो काराबाख। तो इनके बीच में भी जो बातचीत हुई थी उस समय पे आर्मीनिया ने कहा था कि भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे इस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो नागार्नो काराबाख में रहते हैं वो आर्मीनियंस हैं। एंड ये जो एक्ट ऑफ वायलेंस किया गया है इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है जो आर्मीनियंस रहते हैं, और ये सही नहीं है। तो इसके बेसिस पे काफ़ी चलता रहा एंड अजरबैजान ने कहा नथिंग डूइंग। 1 जनवरी 2025 ये जो एरिया है ये अजरबैजान का हो जाएगा, और जो लोग वहां पे रहेंगे वो अजीरीज हो जाएंगे। दे विल बिकम अ पार्ट ऑफ द अजरबैजान नेशनैलिटी। जिनको जाना है वो जा सकते हैं बैक टू आर्मीनिया, अदर देन दैट एवरीबडी विल स्टार्ट बिलोंगिंग टू अजरबैजान। तो इसको आर्मीनिया इनिशियली तो नहीं मान रहा था, बट फाइनली दोनों में बातचीत होकर एक पीस अग्रीमेंट पे आया गया है। एंड ये एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट्स दैट कि भाई दोनों पार्टीज अब अग्री कर चुके हैं कि नागार्नो काराबाख एक्चुअली बिलोंग्स टू अजरबैजान, एंड हाउ टू गो फॉरवर्ड इज ऑल्सो समथिंग दे हैव अग्रीड अपॉन। ठीक है, सो अगेन पीस ट्रीटी का जो था, पीस ट्रीटी को इट इज रेडी फॉर साइनिंग एंड बोथ विल स्टार्ट काइंड ऑफ हैविंग द लास्ट मिनट कंसल्टेशंस जो होती हैं, एंड देन द पीस ट्रीटी विल बी साइंड बिटवीन बोथ ऑफ देम। Next, as I said, Canada and EU to impose retaliatory tariffs. I have already talked about it along with European Union, and this wraps up what is happening around the world. काफी कुछ चल रहा था, यूएस डोमिनेटेड था बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग स्टेटमेंट्स, डूइंग एक्शंस व्हिच इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वेव्स इन जियोपॉलिटिक्स। इसके वजह से जो अंडरस्टैंडिंग है आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा यूएस के हेजिमोनी में क्वेश्चन डालने लगा है। क्या कोई हेजिमोन ऐसा कैन कंटिन्यू टू बी इन पावर बाय यूजिंग द थ्रेट स्टिक ऑल द टाइम। कोऑपरेशन के बारे में नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहा है कोऑपरेशन के ऊपर। ही इज नॉट टॉकिंग ऑन एनी फ्रेंडली टर्म्स with any country. Instead, he is talking about illegal deportation के बारे में, he is deportation of illegal immigrants के बारे में, tariff war start करने में, he is talking about threatening both Russia and Ukraine to come to a peace deal. He is talking about attacking the Houthis. He is also talking about bringing hell on Gaza and ending Hamas. So हर जगह पे जो threat चलता रहता है, जो previous allies है, they have started questioning the hegemonic status of US. Now this is at a very interesting times of geopolitics, because what is going to happen in the coming days is going to shape how we are going to perceive geopolitics as well. With this, I'll come to an end of today's session. Till then, bye.